संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 192 में से 184 192 में से 184 देखो सो कहा भारत को समर्थन मिलना ये हमारे हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व दिलाता है। विश्व में हमने कैसी अपनी पहुंच बनाई है उसका ये उदाहरण है। और ये तभी संभव होता है जब भारत खुद मजबूत हो, भारत सशक्त हो, भारत सुरक्षित हो। इसी सोच के साथ आज अनेक मोर्चों पर काम किया जा रहा है। गलवान में भारतीय जवानों की शहादत और उनके शौर्य का जिक्र प्रधानमंत्री ने करके साफ स्पष्ट संदेश चीन को दिया और एलओसी का जिक्र करके पाकिस्तान को भी दिया। हम लोग बात कर रहे थे कि क्या ये सबसे लंबा भाषण है, तो कुछ रोचक जानकारी हमारे पास है। साल 2014 में 65 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, 2015 में 88 मिनट का भाषण था, 16 में 94 मिनट का, 17 में 56 मिनट का और 2018 में 83 मिनट का, 2019 में 92 मिनट का। इस साल प्रधानमंत्री का भाषण 86 मिनट का था। आनंद जी, ये तीसरा सबसे लंबा भाषण आप कह सकते हैं? जी, तीसरा सबसे लंबा भाषण। और इसमें आपने देखा होगा, अगर हम इसको देखें तो सीधे सीधे इसके दो हिस्से होते हैं। एक तो शायद उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाने में बहुत लंबा वक्त लिया, उन्होंने तमाम चीजें जो शायद हमको लग रहा था कि रिपीटेशन है, चूंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोग मोदी जी के भाषण को फॉलो करते रहते हैं, तो शायद हम लोग को लगता है कि रिपीटेशन है ये, लेकिन उसमें उन्होंने काफी वक्त अपना लगाया। और इसके साथ ही उन्होंने फ्यूचरिस्टिक बातें बहुत सारी की हैं, देखिए ये भी हमको देखने वाली उसमें बात रहेगी। और इस सबके सिवा एक बात फिर से मैं लौट के आऊंगा, जो मैं उनके मनोविज्ञान की बात कर रहा था। देखिए सौरभ, अभी तक हम जब भी भाषण सुनते थे हम लोग यही देखते हुए बड़े हुए, यही सुनते हुए बड़े हुए कि जो 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, या इसके पहले जो 125 करोड़ की पॉपुलेशन थी, ये देश पे बोझ है, जनसंख्या बोझ है और ये हमारे लिए हमारी रुकावट में बड़ी एक रोड़ा बनती है। लेकिन आपने देखिए उन्होंने ये बात नहीं की, उन्होंने कहा कि ये श्रम शक्ति है, ये हमारा सामर्थ्य है। ये बात है कि वो किसी भी चीज को किस तरह से पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं, कैसे सकारात्मक पक्ष उसका देखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और ये उनकी खूबी है कि लोगों को प्रेरित करने की, हौसला बढ़ाने की, मनोबल बढ़ाने की, और एक विपरीत परिस्थिति में आप कोई अवसर खोज लें तो ये इससे अच्छी आदत और कोई नहीं हो सकती है, इससे अच्छी मेंटालिटी और कोई नहीं हो सकती है, तो वो उनमें साफ झलकती है। हमारे साथ निर्णय कपूर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। निर्णय ने आज सुबह जब हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री के भाषण से पहले, इन्होंने साफ कहा था कि उनके भाषण के कुछ प्रमुख पार्ट हो सकते हैं जिसमें एक कृतज्ञता होगा। आपने शुरुआत में देखा कैसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर शहीद हुए हमारे लाखों पूर्वजों का जो है उन्होंने सम्मान किया, कृतज्ञता जाहिर की। कर्तव्य क्या देश को करना है, संकल्प क्या आगे होना चाहिए, आत्मनिर्भर, आत्मरक्षा, आत्मसम्मान, मुझे लगता है ये सारे एलिमेंट उनकी आज की स्पीच में थे। निर्णय जो आपने बताए। जी बिल्कुल, आप देखें अगर उनके भाषण का अगर पूरा आप लवोलुहार अगर निकालें यहाँ, तो पूरा फोकस था आत्मनिर्भरता पे, आत्मरक्षा पे और आत्मसम्मान पे। और आप देखिए नरेंद्र मोदी एक अच्छे मोटिवेटर तो हैं ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह कि वो एक बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेटर हैं। आप देखिए पूरा ताना बाना इन तीनों चीज़ों के इर्द गिर्द उन्होंने किस तरह से बुना, कैसे उन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में मोटिवेट करने की कोशिश की है तमाम देशवासियों को। और जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में इस वक्त आत्मनिर्भरता को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यहाँ पे बातें नहीं की हैं, अपना पूरा एक विजन भी रखा है कि कैसे इसको हम अचीव कर सकते हैं, क्या नए प्रोजेक्ट्स हम शुरू कर सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात की है, कैसे उसको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तौर पे, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे कन्वर्ट किया जा सकता है, लोग कैसे इनोवेट करके अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने एक बात पे बहुत अच्छा बल दिया है कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के हों, साधारण काम से बात नहीं बनेगी, तो हमें उस लेवल पे जाना है। और उसके लिए सरकार क्या पॉलिसीज में चेंजेस ला रही है, लोगों को कैसे उसका बेनिफिट होगा, ये सारी बातें उन्होंने इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड करने की कोशिश की है। और आप देखिए कोरोना के खिलाफ जो ये लड़ाई है सौरभ, ये भी एक तरह का वॉर ही है, ये एक इनविजिबल एनिमी के खिलाफ एक वॉर है। और वॉर हमेशा जो है वो देश की जनता को एक्टिवेट करता है। आप कहीं का भी इतिहास उठा के देख लीजिए, और शायद नरेंद्र मोदी इस बात से भली भांति वाकिफ हैं और इसे एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। जो 123 करोड़ देशवासी हैं उनकी एस्पिरेशंस को
कहीं ना कहीं उन्होंने एक दिशा देने की कोशिश की है इस भाषण में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपने अच्छा याद दिलाया। प्रधानमंत्री ने आज एक बात कही और मुझे लगता है कि हर किसी को इस बात पर अमल करने के लिए सोचना जरूर चाहिए। उन्होंने कहा कि अब चलता है, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। अगर हम कोई उत्पाद बना रहे हैं तो वो ऐसा हो, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का हो, हर क्षेत्र में हम अव्वल हों। यह सोच हमें जब तक हम नहीं रखेंगे, शायद इस अवसर का पूरा मौका फायदा हम नहीं उठा पाएंगे। एक चीज लेकिन मैं कहे बगैर रह नहीं पा रहा, हर्षवर्धन जी, जितने लोग ये कहते थे कि चीन का नाम नहीं लिया, चीन का नाम नहीं लेते प्रधानमंत्री, लिया आज भी नहीं है, लेकिन फिर उनसे कोई जाकर के पूछे कि जब वो कहते हैं कि एलएसी पर जवाब दिया हमारे जवानों ने, तो एलएसी भारत और श्रीलंका की सीमा को तो नहीं कहते हैं, भारत और चीन की सीमा को ही कहते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर सौरभ, और मुझे लगता है कि 15 अगस्त के दिन आज जब आप बात करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय, जो एक कहे कि डिप्लोमेसी की भाषा में, या जिसको भी कहे कि आप कोई संदेश देते हैं, लेकिन संदेश देते हो कहीं से भी 1 डिग्री भी नीचे नहीं होना चाहिए। तो उस गरिमा को बनाए रखते हुए, और एक महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं जरूर रेखांकित करूंगा, कि जब हम कहते हैं कि हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, तो ये दुनिया के अलग अलग जो सोर्सेज हैं उन्होंने ये बताया है कि 50 से 100 की संख्या है जो पीएलए के जवान मारे गए, उनकी गर्दनें टूट गई, और वो चीन बता तक नहीं पा रहा है। और आज फिर से अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमने जो किया वो दुनिया ने देखा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो दुनिया का कोई देश चीन के खिलाफ नहीं कर पा रहा था वो हमने करके दिखाया। फिर वो इकोनॉमिक फ्रंट हो या फिर बॉर्डर फ्रंट हो, दोनों फ्रंट पर चीन को सबसे बड़ा अगर झटका लगा है तो भारत की वजह से लगा है। और बिना नाम लिए आज उस घाव को फिर से प्रधानमंत्री ने कुरेदा है। उसकी वजह बहुत साफ है कि चीन को अपना रवैया बदलना होगा, नहीं तो कीमत ज्यादा बड़ी चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इसमें नाम लेने की जहां तक बात है, बहुत स्पष्ट थी प्रधानमंत्री की बात, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने ये बात भी कही जिसका आपने जिक्र किया कि एलएसी या एलओसी, आतंकवाद या फिर विस्तारवाद, दोनों के साथ भारत किस तरीके से लड़ रहा है ये दुनिया देख भी रही है और दुनिया मान भी रही है कि भारत इसमें कितना कारगर है। मेरे ख्याल से ये बात अगर प्रधानमंत्री आज न कहते तो शायद कुछ छूटा सा लगता उनकी स्पीच से। देवेंद्र। जी हाँ, निश्चित तौर पे। और जो नाम लेने की बात है, आप देखें तो पिछले दिनों सरकार के एक बड़े व्यक्ति से ने जब हमने इस बाबत पूछा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्ट्रेटजी है कि कई बार किसी भी मामले में जब वो बोलते हैं तो बिना नाम लिए अपनी बात कह देते हैं और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, तो उनका सवाल ये था पलट के कि क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इंडिया का नाम लिया है, क्या इस रूप में, क्या उन्होंने ऐसी कोई बात कही है? तो ये जरूरी नहीं है कि अब किसका नाम ले क्या कर रहे हैं, जरूरत इस बात की है कि हमारा एक्शन किस प्रकार का है और जो संदेश हम अपने एक्शन के मार्फत दे रहे हैं वो किस प्रकार का दे रहे हैं। बाकी डिप्लोमेटिक टेबल पर जब हम लोग बैठते हैं तो उसी तरीके से बात होती है। ये सरकार के एक बड़े व्यक्ति का कहना था। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बखूबी ये पता रहता है वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं और जो बात वो कह रहे हैं उस तक पहुंच रही है कि नहीं। कम्युनिकेशन के मामले में तो निश्चित तौर पर उनके विरोधी भी उन्हें मास्टर ही मानते हैं। दूसरी चीज आप देखें तो हमेशा ही एक जो फोरसाइटेडनेस होता है, दूरदृष्टि, वो उनके कार्यशैली में दिखती है। आप देखें तो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री जब बने तो वो पहले साल में आए तो चौथे साल में क्या होगा, पांचवें साल में क्या होगा, रिपोर्ट कार्ड किस तरह से देंगे, सेकेंड टर्म में क्या होगा। ऐसे कितने दुनिया में प्रधानमंत्री होंगे जो पहले टर्म में अपना जो टारगेट रख रहे हैं वो अपने सेकंड टर्म के लिए बता रहे हो कि इस समय का हमारा ये टारगेट है। दूसरी चीज आप देखें तो दुनिया के सभी राष्ट्रों के प्रमुख को आप देखें तो जहां जहां कोरोना की समस्या बहुत ज्यादा है वो सिर्फ कोरोना से लड़ने में व्यस्त हैं, सिवाय भारत के प्रधानमंत्री के, जो कि कोरोना के काल में भी एक अवसर देख रहे हैं कि इस संकट के समय में इसे कैसे हमें अपॉर्चुनिटी के तौर पर कन्वर्ट करना है। तो आज के भाषण का पूरा लब्बो लबाब इसी के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा था। और जहां तक आपने चीन की बात करी कि शी जिनपिंग ने भी भारत का नाम नहीं लिया, उसमें एक बात तो कहनी पड़ेगी देवेंद्र कि शी जिनपिंग के सामने उनके देश में कोई राहुल गांधी खड़ा नहीं है जो उनसे सवाल पूछे। वहां पर उनसे कोई सवाल पूछने वाला है ही नहीं। यहां पर कम से कम ये बातें उठती हैं तो इसीलिए हम लोग भी इस बारे में बात कर लेते हैं, वरना उनके यहां तो शी जिनपिंग कुछ कहे ना कहे को फर्क नहीं पड़ता। उनका कहने के लिए बहुत लोग, बहुत सारे टीवी चैनल बैठे हैं, बहुत सारे अखबार बैठे हैं। हर्ष जी को जोड़ना चाहते हैं इसमें, फिर उसके बाद जनरल साहब के पास जाऊंगा। मैं इसमें एक जरूरी बात जोड़ूं जो हमारे देश के लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। हमने चीन को एक इस तरह से देखा है कि वहां जैसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग शासन करते हैं और किसी तरह का कोई विद्रोह, कोई विरोध नहीं है। हमें इस बार ये समझना चाहिए कि जो 15 जून की घटना हुई जिसमें चीन के ढेर सारे सैनिक मारे गए, वहां वीबो प्लेटफॉर्म पर चीन के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चीन के जो विश्वविद्यालय हैं, मैं ये नहीं कहूंगा थियानमेन वाली घटना हो सकती है 4 जून 1989 हो गया है, लेकिन निश्चित तौर पर
पहली बार है कि शी जिनपिंग और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ढेर सारे विरोध का सामना करना पड़ा है कि हमारे सैनिक जान गंवा दे रहे हैं और आप उनको रिकॉग्नाइज तक नहीं कर रहे। यानी चीन में जो सेना में भर्ती होने आ रहे हैं उनको यह भी भरोसा नहीं कि कल को वो किसी देश से लड़ते हुए मर जाएंगे तो उनको उनकी सरकार पहचानेगी। और भारत में जो भी भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राण देता है उसको सरकार कैसे नमन करती है, कैसे पूरा देश खड़ा होता है। ये चर्चा चीन में हो रही है तो शी जिनपिंग पर भी दबाव है, शी जिनपिंग पर भी वहां चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का दबाव है, पीएलए के पूर्व सैनिकों का दबाव है और जो सेना में अभी लोग हैं। मुझे लगता है कि ये बात भारत के हर व्यक्ति को जानना चाहिए और इस पर चर्चा भी रोज होनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जितना भी मेरा अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कोई ना कोई तो जरूर ये बात अभी जल्द कह देगा कि आज ही प्रधानमंत्री ने चीन का नाम नहीं लिया। इस पर एक बार फिर से विवाद खड़ा करने की कोशिश जरूर होगी। और अगर आज वो चीन का जिक्र न करते तो फिर कहा जाता कि सीमा पर जो हो रहा है उससे देश का ध्यान हटाने के लिए आज नाम ही नहीं लिया गया, आज जो है इस विवाद की चर्चा ही नहीं की गई। तो प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे का जिक्र किया, जिस लहजे में करना चाहिए था, जितना करना चाहिए था, जितना उचित उनको लगा उतना किया, लेकिन जरूर पूरा इशारा करके चीन को बता दिया कि भारत का ध्यान इस ओर से अभी हटा नहीं है। और दूसरी ओर की एक ज्वलंत मुद्दा अभी ये एलएसी पर बना हुआ है, वहां की हम बात जनरल साहब के साथ करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब। शाहनवाज हुसैन साहब, आपको बधाई स्वतंत्रता दिवस की। और वैसे तो आपको प्रधानमंत्री का पूरा भाषण ही यकीनन बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि कोई प्रमुख बात, खास बात आपको जो सबसे अच्छी लगी वो क्या? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो एक एक शब्द ऐसे कहे जो देश के 137 करोड़ लोगों के दिल में वो शब्द गए। लेकिन प्रधानमंत्री का एक अपना अंदाज है। उन्होंने जो आज स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी घोषणा की कि जिस तरह परिवार के लोग डॉक्यूमेंटेशन को जमा रखते हैं, आपको मालूम है कि जब कोई जाता है तो वो 10 तरह के डॉक्यूमेंट को लेकर चलता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो पूरी तरह रजिस्टर्ड होगा और एक कार्ड के अंदर होगा। ये एक बड़ी घोषणा है। दूसरी बात ये मैं मानता हूं कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने एलएसी पर अब देश की रक्षा के लिए जो उसकी चर्चा की, देश के लोगों का विश्वास बहुत बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने ये भी साफ तौर पे कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम का जो ऐलान है कि अलग अलग 3 वैक्सीन अलग अलग फेज में काम उस पर हो रहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। लद्दाख के अंदर जब उन्होंने कहा कि किस तरह उसको हम डेवलप कर रहे हैं, वहाँ कैसे पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने बेहतरीन जो काम है हम लोग कर रहे हैं उसका पूरा जिक्र किया, कैसे सरपंच को पूरा अधिकार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का भाषण देश के लोगों के दिल में, देश के लोगों के जज्बात के साथ खड़ा हुआ। मैं प्रधानमंत्री जी को देश की जनता की तरफ से बहुत बधाई देता हूं। ये बताइए, लेकिन अगर राहुल गांधी भी दोबारा पूछ लें कि चीन का नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री ने, फिर? नहीं, राहुल गांधी तो पूछेंगे अब क्या, किसका किसका नाम ले। हम जिनका नाम लेना है, जो समझदार हैं, देश के 137 करोड़ लोग समझते हैं कि उन्होंने क्या किया। हम अपनी जबान पर दुश्मनों का नाम लें इस पवित्र दिन पर? जो बात कहनी है वो कह दी गई है, और प्रधानमंत्री ने जो बात कह दी है वो लोगों ने समझ ली है। अगर किसी के समझ में नहीं आता है तो पूरे इंडिया टीवी देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा आप विस्तार से बता दीजिए उनको। हमने तो बता दिया, इंडिया टीवी देख लें, आप तो बहुत विस्तार से बता रहे हैं। हमने तो बता दिया, लेकिन देखिए कोई ना कोई पूछेगा जरूर आपसे। एक छोटा सा ब्रेक हम और लेते हैं, प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ और प्रमुख हिस्से और फिर उसका विश्लेषण इस ब्रेक के बाद।